तो बच्चों, आज हमारा नया टॉपिक है मुद्रा की पूर्ति। अर्थव्यवस्था में उपलब्ध मुद्रा की मात्रा को ही हम मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक धारणा है। स्टॉक का मतलब हम इसको एक समय बिंदु पर पढ़ते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 1 जनवरी 2021 को भारत में मुद्रा की पूर्ति कितनी थी, तो हमने एक पॉइंट पर इसको पढ़ा है। समय अवधि क्या होती है? जैसे मैं कहूँ कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक मुद्रा की पूर्ति कितनी थी, ये समय अवधि होती है। तो हम मुद्रा की पूर्ति को स्टॉक के रूप में पढ़ते हैं, यानी एक पॉइंट के ऊपर पढ़ते हैं। क्लियर हो गई बात? तो मुद्रा की पूर्ति एक निर्दिष्ट समय में अर्थव्यवस्था में प्रचलित करेंसी की कुल मात्रा एवं मांग जमा को ही बताती है। अर्थात मुद्रा की पूर्ति क्या होती है? करेंसी प्लस में मांग जमा। मांग जमा क्या होती है? जो बैंकों के पास हमारे जो डिपॉजिट्स रखे हैं उसको हम मांग जमा कहते हैं। करेंसी क्या होती है? तो हम इसी को ही मुद्रा के संघटक बोलते हैं। तो मुद्रा के संघटक क्या है? पहला संघटक क्या है? करेंसी। संघटक यानी कंपोनेंट्स। तो मुद्रा की पूर्ति का पहला कंपोनेंट्स है करेंसी। करेंसी में हम दो ही चीज़ें शामिल करते हैं, एक तो कॉइन्स यानी सिक्के जो भी हमारे पास होते हैं, जनता के पास उपलब्ध होते हैं, और दूसरा नोट जो भी हैं जनता के पास, वो सब किस में आते हैं? करेंसी में। और दूसरा हमारे टाइप क्या है इसका? मांग जमाएं। मांग जमाएं सभी देशों में लोग अपने धन को बैंकों में जमा करवाते हैं। तो बैंकों में दो प्रकार की हम जमा करवाते हैं। एक तो हमारी क्या होती है? फिक्स डिपॉजिट होते हैं, और एक हमारा क्या होता है? करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है। तो ये दो होते हैं। तो सेविंग अकाउंट से, करंट अकाउंट से तो हम कभी भी पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में तो पैसा फिक्स समय के लिए जमा करवा दिया जाता है। तो इस तरह से ये दो मुद्रा के संगठक हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। तो मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा प्रभावित तत्व है मौद्रिक आधार का आकार। मौद्रिक आधार का आकार का मतलब यहाँ पर क्या है? उच्च शक्ति मुद्रा। उच्च शक्ति मुद्रा क्या होती है? बैंकों के कुल रिजर्व, बैंकों के, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे अच्छे से याद करना। उच्च शक्ति मुद्रा ये 2 नंबर में बहुत पूछा जाता है, तो आपको सिर्फ यही लिखना है। उच्च शक्ति मुद्रा क्या होती है? बैंकों के कुल रिजर्व, क्लियर, बैंकों के कुल रिजर्व प्लस में जनता के पास करेंसी। ओके, तो उच्च शक्ति मुद्रा है। इसे हम बाह्य मुद्रा भी कहते हैं, जिसको केंद्रीय बैंक या सरकार जारी करती है, जिसे जनता तथा बैंक अपने पास रखते हैं। ये कोई देखने में अलग रंग की थोड़ी होती, वैसी होती है जैसे हमारे पास मुद्रा, बस इसको हम नाम दे देते हैं उच्च शक्ति मुद्रा। क्लियर? दूसरा, इसको यानी मुद्रा और उच्च शक्ति मुद्रा में फिर अंतर क्या है? तो मुद्रा में करेंसी के अतिरिक्त हम मांग जमाओं को शामिल करते हैं, जबकि उच्च शक्ति मुद्रा में हम करेंसी के अतिरिक्त बैंकों के नगद रिजर्व को भी शामिल करते हैं। क्लियर? नगद रिजर्व भी होते हैं बैंकों के पास। एक तो हमारी मांग जमाएं होती हैं जो हमारी कॉपी में चढ़ी होती हैं, तो ज़रूरी नहीं ना वो कैश बैंक के पास रखा हो। समझ में आ रहा है ना? यानी एक ग्राहक तो चला जाए तो उसको तो दे देंगे, और सारे ग्राहक चले जाएंगे तो इतना बैंक के पास थोड़ी कैश होता है। तो बैंकों के पास जितना कैश रखा होता है उसको ही हम उच्च शक्ति मुद्रा में शामिल करते हैं, मांग जमा को नहीं करते। क्लियर? यही अंतर है मुद्रा में और उच्च शक्ति मुद्रा में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। दूसरा, मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करने वाला तत्व क्या है? मांग जमा। भाई मांग जमा किस पर निर्भर करती है? साख गुणक पर। साख गुणक का मतलब बैंकों की ऋण देने की क्षमता कितनी है। बैंक जब ऋण देता है ना, तो वो अपनी एक और साख गुणक किस पर निर्भर करता है? CRR पर। तो यहाँ मैं ये समझाना चाहती हूँ कि CRR मान लीजिए 10% है। CRR का मतलब कैश, जो हमने अभी अभी बात करी थी उच्च शक्ति मुद्रा की, बैंक अपने पास एक नगद रिजर्व रखते हैं। तो ये एक उसी तरह से CRR होता है, एक नगद रिजर्व होता है, बैंकों के पास होता है। क्लियर? जो वो अपने केंद्रीय बैंक के पास रखते हैं, और कुछ रिजर्व अपने पास भी रखते हैं कैश का। तो ये जो जितना होता है साख गुणक उतना ही कर लिया जाता है। मान लीजिए 10% है और 1000 रुपये डिपॉजिट किया जाता है, तो बैंक है अपनी साख प्रक्रिया के द्वारा इस 1000 रुपये को 10,000 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मांग जमा के ऊपर भी निर्भर करती है मुद्रा की पूर्ति। मांग जमाएं ज़्यादा होंगी तो मुद्रा की पूर्ति भी ज़्यादा होने लग जाएगी। तीसरी है चलन की गति। चलन की गति भी एक स्टॉक धारणा है। मार्शल, पिग्गू, रॉबर्टसन, केज ने इसे स्टॉक धारणा बताया है, जबकि फिशर ने इसे एक प्रवाह धारणा बताया, जो मैंने अभी अभी ऊपर पॉइंट समझाया था। स्टॉक और प्रवाह, स्टॉक का मतलब एक पॉइंट पर पढ़ा जाता है, और प्रवाह का मतलब एक पीरियड्स का पढ़ा जाता है। जैसे आपका सेशन, सेशन क्या है? आपका पीरियड्स।
क्लियर। तो चलन की गति क्या होती है कि मुद्रा है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाती है तो कितनी बार वो हैंड्स चेंज करती है एक साल में, समझ में आया। इसलिए तो इसको पर्वाधारणा मानना है किसने, फिशर ने, कि मान लीजिए वो 10 बार 10 रुपए का नोट 10 लोगों के पास गया, एक ही 10 रुपए का नोट 10 लोगों के पास गया, तो वो 10 रुपए का नोट नहीं होगा, उसको 10 गुना 10 यानी कितना होगा, 100 रुपए के बराबर माना जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे और वो है यहाँ पर मुद्रा की पूर्ति के माप, समुच्चय है कुछ हमारे पास। क्लियर। तो ये समुच्चय क्या है, ये आपको बेटा याद अच्छे से करने हैं। तो भारत में मुद्रा की पूर्ति के माप का इतिहास का प्रश्न 1967-68 तक आरबीआई द्वारा मापा गया था, जिसमें हमें M का प्रयोग किया था, M1, M2, M3, M4। क्लियर। तो M1 क्या है, क्लियर, यह पहला वाला पॉइंट। M1 सबसे मुद्रा का सबसे संकुचित रूप है और M3 क्या है, मुद्रा का विस्तृत रूप है। तो M1 की बात करते हैं। M1 क्या है हमारे पास, M1 है जनता के पास करेंसी यानी कॉइन्स और नोट्स और बैंक जमा। क्लियर। और रिजर्व बैंक के पास जो भी जमा है। M2 क्या है, M1 को ही हमने वापस ले लिया, जनता के पास करेंसी, बैंकों की मांग जमा है, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा, प्लस में डाकखानों की बचत योजनाओं में जमा। M3 क्या है, जनता के पास करेंसी, बैंकों की मांग जमा, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा के साथ हमने क्या ले लिया, बैंकों की सावधि यानी फिक्स डिपॉजिट को शामिल कर लिया। और M4 में हमने क्या शामिल किया, M3 को शामिल करके, और उसमें हमने क्या जोड़ लिया, डाकखानों की कुल जमा को, NSC को छोड़कर। क्लियर। तो ये सब हमारी M1, M2, M3, M4 ये आपको अच्छे से याद करनी है, किस में क्या शामिल है, बहुत ईजी है। देखो बेटा M1 याद कर लीजिए। M1 क्या है, जनता के पास नोट और करेंसी और बैंकों की मांग जमाएं और आरबीआई के पास जो भी डिपॉजिट्स हैं वो। तो M2 लिखते समय आप क्या करोगे, क्या लिखोगे, M2 लिखते समय आप लिखोगे M1 प्लस में सिर्फ इतना लिखना है। तो वो तीनों चीज़ें तो पहले ही शामिल हो गई, इसका मतलब M1 में जो चीज़ तो शामिल, उसमें सिर्फ क्या जोड़ना है, डाकखानों की बचत योजनाओं में जमा लिखना है। क्लियर। इसी तरह से M3 लिखोगे तो M3 कैसे लिख के दिखाओगे आप इसे, M3 लिखोगे, M3 लिख के आप क्या लिखोगे वापिस, M1 प्लस में। तो हमने M1 वाली तो तीनों चीज़ ले ली, उसमें क्या जोड़ा हमने, फिक्स डिपॉजिट, सिर्फ आपको वो लिखना है। इसी तरह से M4 लिखोगे तो M4 लिखते समय आपको क्या लिखना है, M3 प्लस में। तो M3 वाली सारी चीज़ें हैं, एक चीज़ क्या नहीं जोड़ी थी हमने, डाकखानों वाली, तो हमने यहाँ पर वो जोड़ दी, डाकखानों की कुल जमा NSC को छोड़कर। इस तरह से आपको ईजिली याद हो जाएगा। क्लियर। 1998 में आरबीआई ने इनको बदल दिया है इन मापों को, और अब इनको नाम देने लग गए हम NM2, NM3, L1, L2, L3। क्लियर। तो और आगे का हम इसके बारे में आपसे कल बात करेंगे।